This is lecture number 5th of ray optics and in this part हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे यानी टीआईआर के बारे में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। राइट, देखिए टीआईआर कब होता है, कैसे होता है, उसका कंडीशन सुनिए। देखिए मान लेते हैं आपके पास कोई एक लाइट का सोर्स है और इस लाइट के सोर्स से अलग अलग रेज निकल के आ रहे हैं और ये जो आपको मीडियम दिख रहा है इससे टकरा रहे हैं। मीडियम के इस तरफ रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और मीडियम के इस तरफ डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, अच्छा लाइट अलग अलग एंगल पे आकर के टकरा रहा है। अलग एंगल, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, दूसरा I2। एक अब देखिए जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो अगर आप यहां पे स्नेल्स लॉ लगाइएगा म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, तो यहां से यहां तक स्नेल्स लॉ लगाइए तो इधर का म्यू इंटू साइन आई, बाहर का म्यू इंटू साइन आर। तो देखिए जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाइएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक ऐसा एंगल होगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा उस मीडियम के पैरेलली गुजरेगा। इस एंगल को हम बुलाते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या हुआ? ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तभी तो ये जो बेसिकली लाइट रे होगा वो पैरेलल जाएगा मीडियम के, तो ऐसे एंगल को बुलाते हैं क्रिटिकल एंगल। अच्छा, क्रिटिकल एंगल क्या हुआ? लाइट रे सरफेस के पैरेलल गया। अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आप अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? अब लाइट रे जो होगा ना तो पैरेलल जाएगा, वो लाइट रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो 100% इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं यहां पे, एक तो क्रिटिकल एंगल आया और एक आया एंगल ग्रेटर देन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो आइए पहले हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो आइए मीडियम बनाते हैं, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इधर का 1। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब लाइट रे सरफेस के पैरेलली गुजरा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, इस एंगल को बुलाते हैं क्रिटिकल एंगल। अच्छा, इस क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकालने के लिए आप यहां से यहां तक स्नेल्स लॉ लगाइए, यानी म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। यहां का म्यू है, इधर का साइन थीटा सी, बाहर का 1 और इधर का साइन 90। साइन 90 होता है 1, तो यहां से आ गया म्यू साइन थीटा सी इक्वल टू 1, साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। अच्छा, ये आ गया एंगल, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 1 अपॉन म्यू। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये रिजल्ट तभी आया है जब इधर का मीडियम क्या हो? एयर हो, तभी ये रिजल्ट आया है। लेकिन अगर यहां का मीडियम एयर नहीं होगा तो वापस से आपको स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। या आप यूं कर सकते हैं कि मान लेते हैं आपको बोला कि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, एयर नहीं है, तो इसको आपको एयर बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करिएगा? म्यू नॉट से डिवाइड करिएगा, इसको भी म्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब जो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे तो ये तो अब एयर हो गया, इसको 1 ही काउंट करेंगे। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अपॉन म्यू नॉट लेंगे। सो आपको याद रखना पड़ेगा एंगल ऑफ क्रिटिकल का ये जो वैल्यू है कब हम यूज करते हैं। अच्छा देखिए, टीआईआर होने के लिए कुछ कंडीशन होता है। टीआईआर होने के लिए कंडीशन क्या है कि लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, तभी तो पॉसिबल है, क्योंकि डेंसर से रेयर में जाएगा तभी तो बेसिकली जो नॉर्मल है उससे लाइट रे डेविएट करेगा। अगर लाइट रे डेविएट करेगा तभी तो एक समय आएगा लाइट रे वापस मुड़ जाएगा उसी मीडियम में। तो डेंसर से रेयरर होना चाहिए, राइट। और दूसरा कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो आइए लिख लेते हैं इस पॉइंट को। टीआईआर की दो बेसिक शर्तें हैं, द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और दूसरा कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी टीआईआर वहां पे होगा। आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको बोला कि व्हाइट लाइट जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में हम भेज रहे हैं व्हाइट लाइट को। तो आपको बोला है कि व्हाइट लाइट में जो विबग्योर होता है उसमें से कौन से कलर का क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होगा। अच्छा, क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम कौन से कलर का होगा ये बताना है। तो आपको पता है जब हम विबग्योर लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लैम्डा बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है, और कॉचीज फॉर्मूला से पता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अगर लैम्डा बढ़ेगा लेफ्ट से राइट तो म्यू घटेगा। और आपको पता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला,
क्रिटिकल एंगल होता है साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ। कब यूज करते हैं? जब बाहर एयर होता है। मान लेते हैं बाहर एयर है, तो अब आप देखिए, आपको चाहिए कि क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम, तो अगर इसको मैक्सिमम करना है तो म्यू को मिनिमम करना है, और म्यू मिनिमम सबसे किसका होगा? जिसका लेमडा सबसे ज्यादा होगा। तो लेमडा सबसे ज्यादा होता है रेड कलर का, इसीलिए क्रिटिकल एंगल रेड कलर का मैक्सिमम होगा। सो म्यू ऑफ रेड इज लीस्ट, सो रेड का क्रिटिकल एंगल विल बी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, एक रे को ग्लास से एयर में भेज रहे हैं और एक रे को वाटर से एयर में भेज रहे हैं। तो आपको बोला है कि अगर आप रे को ग्लास से एयर भेजते हैं, वाटर से एयर भेजते हैं, तो किस किस केस में किसके लिए एंगल ऑफ क्रिटिकल ज्यादा होगा, किसके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, आपको पता है ग्लास का म्यू जो होता है 3/2 होता है, वाटर का म्यू होता है 4/3। ठीक है, अच्छा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/μ। इसको आपको करना है कि थीटा सी किसके लिए ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल किसके लिए ज्यादा होगा, जिसके लिए ये म्यू का वैल्यू जिसके लिए कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। यह आपको पता है, क्योंकि बाहर एयर है तो ये फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं। तो जिसका म्यू कम उसके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा। तो बताइए ग्लास और वाटर में किसका म्यू कम? ये देखिए 3/2 है, ये 4/3 है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं म्यू ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ वाटर। और अगर म्यू ऑफ ग्लास ग्रेटर देन म्यू ऑफ वाटर है तो म्यू और क्रिटिकल एंगल में इनवर्स रिलेशन होता है, तो म्यू जिसका कम होगा उसका साइन थीटा सी ज्यादा होगा, इसलिए थीटा सी ऑफ वाटर विल बी ग्रेटर देन थीटा सी ऑफ ग्लास। अब देखिए, अभी आप पढ़ के आएंगे क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी का वैल्यू होता है 1/μ। और मैंने आपको बोला था कि ये आप तभी यूज करेंगे जब बाहर का रेयर मीडियम जो है वो एयर होगा। लेकिन क्या हो कि अगर आपके पास ये जो मीडियम है वो ग्लास दे रखा है और ये मीडियम आपके पास वाटर दे रखा है 4/3 और ग्लास 3/2, तो अब ये फॉर्मूला यहां यूज नहीं कर सकते। हाँ, ये तभी यूज कर सकते हैं जब आप इस वाटर को एयर बनाइए। तो वाटर को एयर बनाने के लिए क्या करिएगा, इसमें आप क्या करिए, आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है, तो आप 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 3 4 4 कैंसिल, तो ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली ग्लास का 3/2, तो यहां जो मल्टीप्लाई किए वही यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9/8 हो गया। तब आप ये फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं। बाहर एयर हो गया, अब म्यू का वैल्यू आप 3/2 ना लेकर के 9/8 लीजिएगा, तो आपके पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। आप ये 3/4 से मल्टीप्लाई ना करके 3/2 4/3 के बीच में स्नेल्स लॉ लगाइए। म्यू वन साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू टू साइन 90, तो आपके पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट सीखिए। अब देखिए, एक लाइट रे जो है इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा, और दोनों मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम और लेमडा ऑफ लाइट दिस इन दिस मीडियम दिया है। सिमिलरली इस मीडियम का दिया है म्यू2 v2 एंड λ2। तो आपको क्या करना है, यहां पे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लिखना है। तो आप क्या करिए, यहां से यहां तक स्नेल्स लॉ लगाइए। म्यू1 साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू2 साइन 90, तो ये आ गया म्यू1 साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू2, क्योंकि साइन 90 1 होता है, तो साइन थीटा सी आ गया म्यू2/म्यू1। और आपको पता है म्यू होता है c/v, तो अगर म्यू2/म्यू1 है और म्यू v के इनवर्स रिलेशन है, तो यहां से हम म्यू2/म्यू1 को v1/v2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और v इक्वल टू एन लेमडा होता है। सोर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी जो v1/v2 है उसको λ1/λ2 भी लिख सकते हैं। तो यानी देखिए क्रिटिकल एंगल के अब कितने फॉर्मूला होंगे, साइन थीटा इक्वल टू म्यू2/v1, v1/v2, λ1/λ2। इसको याद नहीं रखना है। अब देखिए, इसको याद रखने का ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आपको पता है साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, हमेशा 1 से छोटा होगा। आप देख भी सकते हैं वैल्यू जो साइन थीटा का आपको याद है, हमेशा 1 से छोटा होगा। अच्छा, साइन थीटा सी 1 से कब छोटा होगा, जब डेनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, तभी तो 1 से कम आएगा। यानी कि आप साइन थीटा सी का यानी कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला किसी के भी रेस्पेक्ट में लिखिए, नीचे वाले वैल्यू को आपको बड़ा लेना पड़ेगा, तभी ये 1 से छोटा आएगा और मैथ यहां पे फॉलो होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होती है और नीचे वाला इसलिए हमेशा बड़ा होगा। तो यानी कि म्यू1 बड़ा होना चाहिए म्यू2 से, तभी तो होगा, क्योंकि यही डेंसर होगा, ये रेयरर होगा, तभी तो यहाँ क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे, TIR की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मान लेते हैं यहां पे ग्लास है, यहां पे एयर है, क्या है, यहां पे ग्लास, यहां पे एयर,
तो यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आता है वो आता है 41 डिग्री, यानी कि ग्लास एयर कॉम्बिनेशन के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आता है 41 डिग्री। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कि साइन थीटा सी में सी के रेस्पेक्ट में आप फॉर्मूला डिजाइन करिए, नीचे वाले वैल्यू को बढ़ा लीजिएगा, तभी ये एक से छोटा आएगा और मैथ यहां पे फॉलो होगा। अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर ग्लास एयर का कॉम्बिनेशन होता है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री होता है। आइए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। आपको बोला है कि इस केस में कि एक लाइट रे इस ट्राइंगल में पास करता है, ग्लास है ये ट्राइंगल ग्लास का बना हुआ है, तो आपको बताना है ड्रॉ इमर्जेंट रे इन द गिवन सिचुएशन, कि जब ये लाइट रे टकराएगा तो इमर्जेंट रे किधर जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। यहां लाइट रे 90 डिग्री पे आया तो रिफ्रैक्ट करके अंदर भी 90 डिग्री पे जाएगा। और यहां अब इस सरफेस की बात करते हैं। तो इस सरफेस पे देखिए, पहले आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करिए। ये 90 डिग्री, ये आपको 45 गिवन है, ये 45, ये 90 तो ये 45 होगा, ये 45, ये 90 तो ये 45, पूरा 90 तो ये 45 तो ये 45। अब देखिए यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने कैलकुलेट किया है मैथ से वो है 45, और ये है आपके पास ग्लास और ये है आपके पास एयर। आपको पता है ग्लास से जब हम एयर जाते हैं तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू वो 41 डिग्री होता है। पर आप देखिए यहां पे जो एंगल है वो 41 से ज्यादा है, और आपको पता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो गया क्रिटिकल एंगल तो TIR होता है। तो यहां पे ये समझ में आया कि ये जो लाइट रे है आफ्टर इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस इट विल TIR, दिस लाइट विल सफर TIR। तो यहां से TIR होगा तो हम यहाँ पे एक सीधी रे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यानी कि ग्लास से एयर जाने में क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है 41 डिग्री, बट हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे TIR होगा। अब क्या हो कि आपको ये वैल्यू याद ना हो कि ग्लास से एयर सिस्टम के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 41 डिग्री होता है, तब आप क्या करिएगा, तब हम यहाँ पे नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। क्या करेंगे, आप इस सरफेस पे जैसे ही लाइट आया तो हम जबरदस्ती में इस लाइट का क्या करवाएंगे, रिफ्रैक्शन करवाएंगे, लाइट का रिफ्रैक्शन करवाएंगे। और इस एंगल, ये एंगल को कैलकुलेट कर चुके हैं 45, क्योंकि ये आपको 45 गिवन था, ये 90, ये 45, ये 90, ये 45, तो ये भी 45। तो आप यहाँ पे इस सरफेस, इस मीडियम और यहाँ का स्नेल्स लॉ लगाइए, यानी कि यहाँ का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, यहाँ का एंगल sin 45, यहाँ का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और यहाँ का एंगल sin r। तो जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो देखिए sin r आ रहा है 3/2 इंटू 1.414। अब देखिए 3/2, क्या ये जो डिवीजन है इसका वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि और यहां से देखिए साइन आर का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो यहां पे मैथ्स वायलेट हो रहा है, तो यहां पे ये लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगा, ये लाइट पक्का इसका TIR होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो AIPMT में आया था। अगेन आपको क्या बोला है कि आपके पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म में हम दो लाइट पास करवाते हैं, ब्लू और रेड। ये दो लाइट पास करवाते हैं और आपको क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों लाइट का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक्चुअली लाइट का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, जो प्रिज्म है वो अलग अलग लाइट को अलग अलग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है डिपेंडिंग ऑन कि उसका वेवलेंथ कितना है। राइट। अब देखिए आपसे बोला है कि कौन सा कलर सरफेस AC से एग्जिट होगा, यानी कि ब्लू और रेड जब इस प्रिज्म के अंदर जाएगा तो AC सरफेस से ब्लू और रेड में से कौन बाहर निकलेगा वो आपको बताना है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले ब्लू कलर की बात करते हैं। ब्लू कलर का आपको म्यू गिवन है, तो आइए ब्लू कलर की बात करते हैं। तो ब्लू कलर को हमने इंसिडेंट करवाया तो डायरेक्टली 90 डिग्री है तो डायरेक्टली अंदर जाएगा। अब इस सरफेस की बात करते हैं, तो ये एंगल 90, ये 45 आपको गिवन है, तो ये बेसिकली 45 हो जाएगा, ये 45 तो ये 45, ये भी 45। तो अब आप क्या करिए, यहां से यहां तक स्नेल्स लॉ लगाइए और जबरदस्ती में आप क्या करिए, इस रे को रिफ्रैक्ट करवाइए, और ये एंगल R। तो यहां देखिए μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, यहां μ1 है, म्यू ऑफ ब्लू कलर लेंगे इंटू साइन 45 इक्वल टू बाहर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा क्योंकि एयर है, इंटू साइन r। अब देखिए म्यू ऑफ ब्लू आपको दे रखा है
47, म्यू ऑफ ब्लू दे रखा 1.47, साइन 45 होता है 1/√2। तो देखिए 1.47 और √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो क्या देखिए जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो यहां देखिए जो साइन आर का वैल्यू आ रहा है वो 1 से ज्यादा आ रहा है। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि मैथ्स आपको बोलता है कि साइन थीटा 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है, साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। यानी कि ये रे, ब्लू कलर का रे, रिफ्रैक्शन इसका नहीं होगा क्योंकि यहां मैथ वायलेट हो रहा है, तो ये पक्का इसका TIR होगा। तो ब्लू कलर AC सरफेस से बाहर नहीं जाएगी, तो ब्लू कलर का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, TIR होगा। ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं रेड कलर की। अगेन देखिए रेड कलर के लिए भी सेम आप स्नेल्स लॉ लगाइए, म्यू ऑफ रेड कलर इंटू साइन 45, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आर। तो 1.39 आपको क्वेश्चन में दे रखा, म्यू ऑफ रेड साइन 45 होता है 1/√2, तो 1.39 डिवाइडेड बाय 1.414। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा और साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होता है। तो यहां पे रेड कलर जो है वो AC सरफेस से बाहर जा सकता है क्योंकि यहां पे मैथ पक्का पक्का लग रहा है। तो ये पॉसिबल है कि रिफ्रैक्शन होगा तो इट विल एग्जिट AC सरफेस। तो रेड कलर बाहर जाएगा, ब्लू कलर बाहर नहीं जाएगा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो AIPMT में आया था, इसमें बोला है कि आपके पास एक लाइट रे इस प्रिज्म पे आया और इस प्रिज्म देखिए इस मीडियम में रखा हुआ इस प्रिज्म, मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3 यानी 1.33 और बाहर जो है वो एयर है। तो आपको बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस BC। तो ये जो सरफेस BC है तो यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होना है, तो आपको थीटा का वैल्यू बताना है कि कितना थीटा का वैल्यू हो ताकि लाइट जो है यहां सरफेस BC से रिफ्लेक्ट हो, रिफ्रैक्ट ना हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये अगर एंगल थीटा है तो लाइट अगर परपेंडिकुलर आता है तो ये 90, ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा थीटा। यानी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, जब लाइट रे यहां हिट किया वो एंगल ऑफ थीटा मिल गया। आपको बताना है कि रिफ्लेक्शन करवाना है, यानी कि आपको TIR करवाना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा तभी TIR होगा। अगर रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट बाहर निकल जाएगा। तो यानी TIR कंडीशन की बात कर रहा है। तो TIR होने के लिए क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। तो साइन वैल्यू ले लेते हैं, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। अब आप क्या करिए, साइन थीटा सी का वैल्यू लिखिए। आपको पता है यहां मीडियम है 3/2, प्रिज्म का मीडियम है 3/2 यानी 1.5 और यहां मीडियम है 4/3। तो साइन थीटा सी लिखते हैं। तो आपको पता है यहां नीचे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, तभी साइन थीटा सी 1 से कम आएगा। तो देखिए किसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो यानी 1.5 नीचे आएगा और 1.33 ऊपर आएगा। ठीक है, या 3/2 नीचे आएगा, 4/3 ऊपर आएगा। तो अब देखिए क्रिटिकल एंगल ये डालेंगे तो क्रिटिकल एंगल देखिए 3/2 नीचे 4/3 ऊपर, तो ये क्रिटिकल एंगल आ गया 8/9। यानी साइन थीटा का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 8/9। तो आपके देखिए पास ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन दे रखा था, तो साइन थीटा का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 8/9, तभी यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, TIR होगा। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको बोलता है कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसमें एक बल्ब रखा हुआ है और बोलता है कि जब ये बल्ब यहां से लाइट रे एमिट करेगा, तो आपको पता है बाहर अगर एयर है तो यहां TIR होने का चांस है। तो आपको पता है एक सर्टेन एंगल पे TIR होगा और आपको पता है यहां पे एक सर्कल बनेगा और इस सर्कल में से ही लाइट रे बाहर निकलेगा। तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस होता है, इसको बुलाते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। तो आपको इस सर्कल का रेडियस बताना है, क्योंकि इसके बाद जितने भी लाइट होंगे वो सबका TIR होगा, वो इस सरफेस से बाहर नहीं जाएगा। तो यहां अंधेरा होगा, इसके बाद अंधेरा होगा, इसके बाद अंधेरा होगा, यहीं सिर्फ आपको बेसिकली उजाला दिखेगा। तो आपको बताना है इसका रेडियस कितना होना चाहिए। इसका रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखिएगा, बल्ब का हाइट फ्रॉम सरफेस h डिवाइडेड बाय इस मीडियम का म्यू स्क्वायर -1। तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू h/√μ² -1। अच्छा, जेई में एक बार IIT जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या करना है, एक डिस्क लेना है, उस डिस्क का कितना एरिया होना चाहिए ताकि जब हम इस सर्कल पे रखें तो लाइट बाहर ना निकल पाए। तो डिस्क का एरिया कितना होना चाहिए, इसके रेडियस के बराबर,
तो डिस्क का एरिया शुड बी पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ये जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था. अच्छा, इस फॉर्मूला को हम डिराइव भी कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये अगर लाइट रे पैरेलल गुजरा तो ये एंगल ऑफ क्रिटिकल होगा. अगर ये थीटा सी तो ये भी थीटा सी होगा, अल्टरनेट एंगल. तो आप क्या करिए, इस ट्राइंगल को बाहर निकालिए. तो इस ट्राइंगल को देखिए बाहर निकाले, ये रेडियस आर, ये हाइट एच. तो यहां से हम बेसिकली लगाएंगे तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो फिर आप, और ये एंगल थीटा सी, तो यहां पे साइन थीटा सी लगाइए. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है आर, हाइपोटेन्यूस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच. और साइन थीटा सी का वैल्यू क्या होता है? 1/म्यू. पर क्या है, क्योंकि ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बाहर एयर, तो आसानी से साइन थीटा सी 1/म्यू रख सकते हैं. तो यहां रखिएगा, आपके पास रेडियस आ जाएगा एच अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एम्स में आया था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है पर बहुत आसान क्वेश्चन है. इसमें आपको बोला है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए ताकि टीआईआर हो. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू टीआईआर टेक्स प्लेस फ्रॉम सरफेस ए बी. यानी इस सरफेस ए बी से टीआईआर हो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए. तो आप क्या करिए, यहां से देखिए लाइट रे 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट किया, यहां म्यू 1 है, तो यहां का एंगल होगा आर, क्योंकि हमें नहीं पता एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और अगर ये आर है और ये देखिए 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर. ठीक है, तो यहां पे इस सरफेस पे ही आपको बताना है कि टीआईआर होने के लिए म्यू बताइए. तो टीआईआर होने के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, तो 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, ये आपको पता है. तो पहले आप क्या करिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालिए. तो आप क्या करिए, इन दोनों सरफेस पे आप स्नेल्स लॉ लगाइए. म्यू 1 साइन 60 इक्वल टू म्यू 2 साइन आर. म्यू 1 तो पता है, म्यू 2 म्यू रख देते हैं, साइन 60 रूट 3/2. तो आपके पास साइन आर आ गया रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय 2 म्यू. ठीक है, फिर आप लगाइए कॉन्सेप्ट ऑफ टीआईआर. क्या कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीआईआर? कॉन्सेप्ट ऑफ टीआईआर कहता है आपको यहां से टीआईआर करवाना है, तो यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ टीआईआर लगाइए. कॉन्सेप्ट ऑफ टीआईआर क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90 माइनस आर. सो 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. साइन ले लीजिए, साइन 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी. डन. अच्छा, साइन 90 माइनस आर होता है कॉस आर. साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस आर इक्वल टू कॉस आर. और आपको पता है साइन स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर आर, यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आता है. तो कॉस स्क्वायर आर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और स्क्वायर स्क्वायर इधर भेजेंगे तो कॉस आर आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर. तो कॉस आर की जगह पे ये लिख दिए, इस ग्रेटर देन शुड बी साइन थीटा सी. अब देखिए यहां म्यू है, बाहर म्यू 1 है, तो अगेन साइन थीटा सी का वैल्यू हम रख सकते हैं 1/म्यू. ठीक है, अब देखिए 1/म्यू, यहां से म्यू आ जाएगा, और साइन स्क्वायर आर देखिए, साइन आर का वैल्यू रख दीजिए ये. तो साइन आर का वैल्यू आप रखिएगा ये, तो यहां से आप कैलकुलेट करिएगा तो म्यू आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन रूट अंडर 7/2.